दोस्तों नमस्कार। वही ओबीसी है, वही शेड्यूल कास्ट है, वही ब्राह्मण है। जुलाई के महीने में मोदी कैबिनेट का जिक्र था और सितंबर के महीने में योगी कैबिनेट का जिक्र है। लेकिन इस जिक्र के साथ सिर्फ मंडल का जिक्र है, सामाजिक समीकरण का जिक्र है, जातीय तालमेल बैठाने का जिक्र है। यानी भगवा वस्त्र पहनकर, कमंडल की चोली उठाकर देश के भीतर में हिंदू मुस्लिम करते करते अब जुबान लड़खड़ा गई है, या फिर लोगों का भरोसा इस दौर में इस टकराव से उब चुका है। हो जो भी, लेकिन मंडल की पीठ पर भारत की राजनीति सरपट दौड़ने को तैयार है। और जो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हो रहे हैं, वही रास्ता 2024 के लिए बनाएगा। इसलिए योगी का तिलिस्म, जो अभी तक विज्ञापनों के चकाचौंध के जरिए लगातार यह बताता रहा कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया, किस तरीके से कानून व्यवस्था पर नकेल कसी जा चुकी है, किस तरीके से महिला उत्पीड़न रुक चुका है, करप्शन तो है ही नहीं और रोजगार बाखूबी हर जगह मिल रहा है। लेकिन शायद यह पोल पट्टी मंडल पर सवार होकर मंत्रिमंडल विस्तार की जो जमीन तैयार हो गई वह बतला देती है। आज के मंत्रिमंडल विस्तार में 3 ओबीसी से जुड़े हैं, 3 शेड्यूल कास्ट से जुड़े हैं और 1 ब्राह्मण है। जुलाई के महीने में भी याद कर लीजिए, मोदी कैबिनेट के भीतर में उस वक्त ओबीसी से जुड़े हुए 4 सांसद मंत्री बने थे, 2 शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए बने थे और 1 ब्राह्मण था। क्या जातियों के समीकरण के आश्रय वाकई चुनाव जीता जा सकता है, या इस दौर में जब विकास को लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, उसको लेकर जिस जमीन पर, खुरदुरी जमीन पर इस देश में भूखमरी रही, बेरोजगारी रही, महिला उत्पीड़न रहा, लोग हैरान परेशान रहे, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम हमारा चरमराता हुआ कोविड काल में दिखाई दिया। नदी के किनारे, गंगा किनारे, बालू पर और उस रेत पर जिस तरीके से शव दिखाई दे रहे थे, उसको पूरी दुनिया ने देखा और हैरान रह गई। लेकिन उसी जगह पर जिक्र अब ऐसी ऐसी छोटी जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर कर चुनाव जीतने के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, क्या वो सच में बीजेपी के अनुकूल है? या फिर जब मंडल आया था उस वक्त जो मुलायम की राजनीति थी, जो कांशीराम की राजनीति थी, और उसके बाद अब जो दूसरी पीढ़ी आ गई है, मायावती और अखिलेश यादव, और इस पूरी परिस्थिति में क्या उत्तर प्रदेश के भीतर में मंडल की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी को अब यह समझ में आ चुका है कि अगर मंडल की बिसात पर बीजेपी चल रही है तो फिर उसकी जीत नामुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव 400 सीट ले लेंगे कहने से कतरा नहीं रहे हैं, और बीजेपी 350 का टारगेट देने से थकती नहीं है। सीट तो 403 है। तो आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश में बिछ रही है, उसमें क्या वाकई अखिलेश यादव का कद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और जो छोटी छोटी जातियों के समीकरण मंत्रिमंडल में शामिल कर कर बीजेपी बना रही है, वह उसके वाकई अनुकूल हो जाएगी, या फिर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने मंडल की परिस्थितियों को अपनाते हुए अब पूरे तरीके से खुद को ओबीसी में ढाल लिया है, माइनस यादव, पूरे तरीके से शेड्यूल कास्ट में ढाल लिया है, माइनस जाटव। लेकिन क्या यह वाकई सब कुछ नोटिफिकेशन जारी होने के 4.5 महीने पहले की कवायद कोई रंग दिखा पाएगी, या एक ऐसा दांव है जिसमें जब शह की स्थिति आ गई है और मात से बचने के बीच का जो वक्त है, उसे टालने की कोशिश है, उसे बिताने की चाहत है? कई सवाल इसके भीतर छुपे हुए हैं। हर कोई जानता है 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है तो ताज योगी के सर पर पहनाया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली से बैठकर जिस सोशल इंजीनियरिंग को उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनके अनुकूल परिस्थितियां 2024 में जीत जाएं, यह उनकी मजबूरी है, वह योगी को जिता दे। लेकिन योगी को ना तो मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहे, और हटाने के पक्ष में वह खुलकर रहे, लेकिन योगी अड़ गए। यानी जिस दौर में समूचा गुजरात का मंत्रिमंडल बदल दिया गया, जिस दौर में पंजाब में मुख्यमंत्री बदलकर दलित मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने भारत की राजनीति में उस सामाजिक समीकरण और मंडल की राजनीति में दलित को सबसे सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्या उसकी बेचैनी है? गुजरात और पंजाब ही क्यों, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया।
तो क्या यह मान लिया जाए कि जिसके पास सत्ता होती है, अगर वो मंत्रिमंडल चुनाव से ऐन पहले बदल दे तो वो राहत की सांस ले सकता है या फिर जीत सकता है? इन दोनों सवालों के बीच चलने से पहले कुछ सवाल और भी हैं, क्योंकि आज जिन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उसमें कैबिनेट स्तर का रैंक जिन्हें दिया गया है वो जितिन प्रसाद है, शाहजहांपुर से आते हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस के भीतर उनकी पहचान कभी भी ब्राह्मण नेता के तौर पर नहीं हुई। चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बना दिया गया हो, उस वक्त भी जिक्र किसी ने ब्राह्मण नेता के तौर पर कभी नहीं की। शायद राजनीति ने उनकी जाति बीजेपी में शामिल होते ही सबको बतला दी और दिखला दी। तो जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री और उसके अलावे जो 6 मंत्री हैं उसमें संजय गौड़ जो हैं यह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सोनभद्र से आते हैं। बहुत डिजाइन से इस पूरे मंत्रिमंडल को इस तरीके से बिछाया गया है कि छोटी छोटी जातियां, अलग अलग जिले और इसके जरिए संवाद बड़ा हो जाए, बीजेपी ये चाहती है। तो संजय गौड़ जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, ये सोनभद्र के ओबरा विधानसभा से आते हैं। छत्रपाल गंगवार ये कुर्मी समाज से आते हैं, बरेली से आए हैं, वहां के एमएलए हैं। धर्मवीर प्रजापति यह ओबीसी हैं, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये आगरा जो कुम्हार जाति होती है वहां से ये आते हैं। और पलटू राम जो दलित हैं यह गोंडा से आते हैं, बलरामपुर से ये जीत कर आए हुए हैं वहां की सदर सीट से। संगीता बिंद ये निषाद जाति से आती है। निषाद जाति आपके जहन में तुरंत संजय निषाद का नाम आना चाहिए। वह डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, तभी वो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनको समझाया गया पहले आपको हम एमएलसी बनाते हैं। तो उनको इस बार एमएलसी बनाया जा रहा है और उन्हीं की जाति से जुड़ी हुई संगीता बिंद को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और दिनेश खटिक जो कि एक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर किसानों की बहुतायत है और वहां पर आरएलडी अपने तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जा चुकी है। तो ये कितनी सेंध ये सारे लोग अपने अपने वोट बैंक में लगा पाएंगे, यह एक सवाल है। और इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस दौर में बीएसपी कमजोर होते होते इतनी कमजोर हो चली और बीएसपी से निकले हुए विधायकों ने रास्ता जो अधिकतर ने पकड़ा वो समाजवादी पार्टी का ही पकड़ा। जरा कल्पना कीजिए कि 18 विधायक होते थे बीएसपी के पास 2017 में और 2021 में 12 विधायक उसका साथ छोड़ चुके हैं। वो एक लंबी फहरिस्त है और यह भी समझिए हर किसी ने रास्ता समाजवादी का पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में होने हैं तो फिर बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। हां, अगर इसके पीछे गवर्नेंस होती, इसके पीछे बाहुबल, धन बल, मशीनरी का इस्तेमाल होगा तो बीजेपी जीत रही है। लेकिन जैसे ही सिर्फ जातियों के समीकरण की परिस्थितियों को समझेंगे तो फिर बीजेपी के लिए एक मुश्किल सबब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी से निकले हुए भी विधायक आ रहे हैं। और कोई भी अगर आज की तारीख में पूछे कि बीएसपी के पास कौन है तो आप सिर्फ 2 ही नेता का नाम ले पाएंगे, एक दलित मायावती हैं और दूसरे ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तीसरे का नाम आप लेने में हकलाने लगेंगे। लेकिन इसका एक अपना वोट बैंक है जो कांशीराम ने अपने संघर्ष के जरिए एक राजनीतिक जागृति पैदा की थी। अलग अलग समाज में बिखरी हुई जातियों के बीच वह एकजुटता के साथ खड़ी और उसमें खास तौर से जाटव वोट बैंक एकजुट है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिन छोटी छोटी जातियों को समेटकर बीजेपी अपने साथ ले पा रही है, क्या वाकई वह इस दौर में जो तिलिस्म गायब हुआ योगी का, यानी गवर्नेंस फेल, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, महंत की जांच भी अपने पुलिस से नहीं करा के सीबीआई को सोचने की परिस्थिति में खुद मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर आ गए। इसका मतलब है कि अपनी जांच प्रक्रिया को लेकर उनके भीतर बेचैनी हो या ना हो, लेकिन किसी भी तरीके का इस दौर में कोई दाग धब्बा वह अपने वस्त्र पर लेना नहीं चाहते हैं, जो संयोग से सफेद नहीं भगवा है। और भगवे की परिस्थिति के साथ कमंडल की राजनीति जुड़ी है और आरएसएस की विचारधारा इस दौर में गायब हो गई है। आरएसएस ना तो रेफरी है ना विचारधारा के साथ खड़ा है। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं, वो गुजरात के रूपाणी नहीं है, वह ना तो रावत है उत्तराखंड के, तो इन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए। और आरएसएस एक बड़े कैनवास में 2024 भी देखना चाहता है, जो उत्तर प्रदेश से अगर रास्ता
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी है कि अगर दिल्ली की सत्ता 2024 में बरकरार रखनी है तो उत्तर प्रदेश जीतना है और उसके बाद गुजरात जीतना है। तो गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी अड़ गए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आरएसएस पीछे खड़ी थी। और आरएसएस के पीछे खड़े होने का मतलब है कि आरएसएस के भीतर अभी भी इस बात की महक और खुशबू है कि वह एक वक्त आरक्षण का विरोध किया करती थी। वह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी थी, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस दौर में जो खुली बाजार आ गया, खुल के बाजार की अर्थव्यवस्था ने इस देश में व्यापारियों के सामने संकट शुरू कर दिया जो कुछ नहीं कह पाए। इस दौर में ई कॉमर्स आ गया, इस दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, इस दौर में वह जीएसटी आ गई और व्यापारी धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन कोई लड़ाई नहीं लड़ पाई आरएसएस। इस दौर में किसानों की लड़ाई भी आरएसएस नहीं लड़ पाई, जो उसका आपात संगठन अपना किसान संघ का है। तो यानी चुनाव को धीरे धीरे केंद्रित करते हुए सिर्फ और सिर्फ मंडल के प्रक्रिया में लाकर खड़ा कर दिया जाए। यानी 1990 में कमंडल और मंडल के बीच टकराव था, लेकिन इस वक्त सिर्फ मंडल को लेकर वोटों को बांटने की परिस्थितियां हैं। उसी में एंट्री ओवैसी की हुई है, उसी में एंट्री जो है आम आदमी पार्टी की होगी। यह परिस्थिति बताती है कि बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट एकजुट ना रहें, वो बढ़ते चले जाएं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मुसलमान एकजुट है, जो 19% है। वो जिस दिशा में भी जाएगा उस पॉलिटिकल पार्टी को एक मुश्त लाभ हो जाएगा, और वो बीजेपी के विरोध में खड़ा हुआ है। 2014 में भी मुसलमान समझ रहा था शायद नरेंद्र मोदी आ रहे हैं इस देश के भीतर में सबका विकास का जिक्र जो होगा हो जाएगा। लेकिन इस दौर में जो जो परिस्थितियां जिस तरीके से आई उसने डरा दिया और मुसलमान एकजुट होकर अलग तलग खड़ा हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या जातीय समीकरण के महत्व अगर समझने की कोशिश की जाए तो निषाद पार्टी जिसकी मंत्री बन रही हैं इस दौर में, जो 7 मंत्रियों के नाम है उसमें एक नाम संगीता बिंद का जो है वह जिस पार्टी से आती और संजय निषाद जिन्हें एमएलसी बनाया जाएगा उसका 16 जिलों में प्रभाव है, 100 सीटों पर असर है। संजय निषाद नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, 130 सीटों पर प्रभाव है। जैन चौधरी हैं, ये समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। अपना दल जो बनारस मिर्जापुर प्लस जो 30 सीटें, एक लिहाज से आप देखिए कुछ प्रभाव इनका प्रतापगढ़ और रॉबर्ट्सगंज में भी है, इसका 30 सीटों पर प्रभाव है। लेकिन इसी तरीके से जब आप देखेंगे चंद्रशेखर, उसका भी एक अपना प्रभाव है, कुछ सीटों पर प्रभाव है, जीते ना जीते प्रभाव है। जो खास तौर से शिवपाल यादव हैं, इनका भी 10 से 15 सीटों पर प्रभाव है, जो यादव लैंड के भीतर ही है। यानी यादव लैंड के भीतर भी वोट एकजुट रहे, इसलिए अखिलेश यादव ने सबको छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक साथ अपने साथ लाने की कोशिश शुरुआत की है। और दूसरी तरफ छोटे दलों को लाने के लिए बीजेपी भी अब मंडल की पीठ पर सवार हो गई है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे तरीके से अगर जातीय समीकरण के आधार पर चल रहा है, लेकिन इसके ठीक समानांतर जो 11% ब्राह्मण है उसके भीतर कौन सी परिस्थिति होगी, क्या वह यह मानकर चलता है कि वह अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अपने कैंडिडेट के साथ अगर उतरता है तो उसका वोट बैंक और उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक का मिलकर उसको चुनावी जीत मिल जाएगी। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ जब उसने गठबंधन किया तब भी कांग्रेस के भीतर सवाल था, और जब मायावती के साथ गठबंधन 2019 में हुआ तो मायावती के सामने भी यह सवाल था कि हमारे वोट शिफ्ट हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के वोट शिफ्ट नहीं होते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का जो ठोस वोट बैंक है वह अपने आप को लचीला बनाने की परिस्थिति में लाकर खड़ा होगा, यह भी सवाल है। क्योंकि इस वक्त जो बीएसपी से जुड़े हुए तमाम जो नेताओं की फहरिस्त है जिन्होंने विधायकों के तौर पर पद छोड़ा है, उसमें देखिए तो लालजी वर्मा और राम अचल राजभर भी अखिलेश से मुलाकात कल ही उन्होंने की। इससे पहले जो असलम रायनी, असलम अली, मुतजा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, हरगोविंद वर्मा, वंदना सिंह, इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ जाने की परिस्थिति बहुत साफ कर दी है। और फिर खास तौर से जब मुख्तार अंसारी को पार्टी से बीएसपी ने निकाला कि ये बाहुबली को वो जगह नहीं देंगी, इसके ठीक समानांतर में जब ऊंची जाति के प्रोसेस में आइएगा जो बीएसपी के साथ खड़े थे तो उसमें उनका जो ब्राह्मण चेहरा था वह रामवीर उपाध्याय का था, जिनकी पत्नी सीमा उपाध्याय
जो पूर्व सांसद है वो बीजेपी में पहले ही शामिल हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि यह बीएसपी के एमएलए जो हैं सादाबाद हाथरस से आते हैं, रामवीर उपाध्याय, यह भी बीजेपी में आज नहीं कल चले जाएंगे। अनिल सिंह जो उन्नाव से आते हैं, यह भी बीजेपी में, यानी बीएसपी से निकला हुआ अपर कास्ट वह बीजेपी के साथ, बीएसपी से निकले हुए मुस्लिम या अल्पसंख्यक कहें और जो ओबीसी और दूसरी जातियों से या पिछड़ी जातियों से थे वह समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, मौजूदा वक्त में एक 1-to-1 की परिस्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आ रही है। और जैसे ही जातीय समीकरण के आधार पर बीजेपी का यह मंत्रिमंडल विस्तार उभर कर आया, तो इसके पूरे समीकरण दिल्ली में बनाए गए, बैठाए गए। और यह समीकरण इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं यहां पर बैठे हुए कि उत्तर प्रदेश में गवर्नेंस का हाल क्या है। जो बताया जाता है असल में वह सच नहीं होता है। और जितनी बड़ी तादाद में इस दौर में विज्ञापनों से चकाचौंध परोसी गई, उसका एक अनूठा सच हर किसी ने देखा कि किसी दूसरे राज्य का पुल बता दिया गया और किसी दूसरे देश की इमारत दिखा दी गई। सवाल इतना भर भी नहीं है। सवाल यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी जब अलीगढ़ पहुंचे थे तो वहां के लेकर जो उन्होंने ऐलान किया, हमको लगता है यह भी समझना चाहिए, इतने बड़े बड़े ऐलान कोई कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री के ऐलान में जो डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र था उसमें 50,000 करोड़ के निवेश का जिक्र था, 5 लाख रोजगार का जिक्र था, जो 5 लाख रोजगार 5 साल में नहीं दिए जा सके, वह आप ऐलान कर रहे हैं। 22 कंपनियों को लगभग 74 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई, एमओयू साइन कर लिया गया 68 कंपनियों से। यह भी कह दिया गया कि जो मिसाइल ब्रह्मास्त्र होती है वह भी अब अलीगढ़ में ही बनेगी। अलीगढ़ के ताले से बात शुरू हुई थी और सुरक्षा के घेरे में उसी ताले का जिक्र करके प्रधानमंत्री वहां से अलीगढ़ से हवाई उड़ान उड़कर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली से जब उन्होंने उड़ान अमेरिका की भरी तो यूनाइटेड नेशन के भाषण में भी उन्होंने उसी पॉलिटिकल नियम कायदों को बताने की सोच पैदा की जहां पर वो अपनी उपलब्धियों को बतला सके, खुद को चाय वाले से लेकर और इस देश के भीतर में जो भी पॉलिसी थी। और उसमें मेडिकल का भी जिक्र था, वही मेडिकल, वही स्वास्थ्य सेवा, जिस स्वास्थ्य सेवा की धज्जियां उड़ते हुए इस देश ने कोविड काल में दूसरी लहर में देखा और उसकी सबसे बुरी त्रासदी उत्तर प्रदेश में हुई। 3 सवाल सबसे बड़े हैं। क्या उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव पूरे तरीके से जातियों पर टिका होगा? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले जनता ने मन बना लिया है कि अब इस सरकार को कंटिन्यू नहीं करना है, इसीलिए जातियों को सामने लेकर आया जा रहा है? और तीसरा बड़ा सवाल है कि 4.5 बरस तक उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस रही और जो योगी आदित्यनाथ का ऑरा रहा, वह 4.5 बरस में ध्वस्त हो चला और दिल्ली अब अपने हाथ में सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर या मंडल के नाम पर या सामाजिक समीकरण के नाम पर जब चीजों को हाथ में ले रही है, तो यहीं से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय आधार पर राजनीतिक करने वाले राजनीतिक दलों को ऑक्सीजन मिल जाती है और यही समाजवादी पार्टी के ऑक्सीजन का काम करेगी। तो क्या वाकई 2022 के चुनाव परिणाम जीते या हारे संकट नरेंद्र मोदी के लिए है? आप कहेंगे कैसे? जीत गए तो योगी बहुत कद्दावर नेता के तौर पर उभरेंगे, क्योंकि दूसरे किसी भी राज्य में उस मुख्यमंत्री के हाथ में चाबी नहीं दी गई जो अगला चुनाव अपने चेहरे के आसरे लड़ ले। योगी अपने चेहरे के आसरे इस चुनाव मैदान में होंगे और योगी को उससे पहले 2017 में सीएम दिल्ली नहीं बनाना चाहती थी, यह हर कोई जानता है। दूसरी बड़ी बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव भी 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले वो चेहरा नहीं थे, मुलायम सिंह ही चेहरा थे। यानी मुलायम सिंह ने ही अपने बेटे को सीएम की कुर्सी दी, यहां पर आरएसएस ने योगी को कुर्सी दी। अब सवाल है कि इन दोनों के लिए पहला ऐसा चुनाव है जो अपने बूते लड़ रहे हैं, लेकिन संयोग से बिसात उसी जातीय समीकरण के दायरे में आकर सिमट गई है जिसमें समाजवादी पार्टी माहिर है। आखिरी सवाल बार बार धनबल, बाहुबल और मशीनरी पर आकर टिक ही जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं चुनावी मैनेज करना। और इस विस्तार की असल समझ यही कहती है कि क्या वाकई जो कांशीराम जी का नारा था, जिसमें वो कहते थे जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, वह नारा इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ उन जातियों को बीजेपी के साथ खड़ा कर देगा या सिर्फ अपने नेताओं को देखेगा और उन नेताओं को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना हो, या बीजेपी अपने नेताओं को उन जातियों के साथ खड़ा करके उन्हीं के
स्थिति में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि दूसरे राजनीतिक दल भी अलग अलग जगहों पर, जो खास तौर से जैसे निषाद पार्टी है, उसमें निषाद जाति आती है, केवट आते हैं, मल्ला आते हैं, बेलदार आते हैं, बिंद आते हैं, ये सारे आते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी तो उन्हीं जातियों के आश्रय चुनाव लड़ेगी और उसमें समाजवादी पार्टी माहिर है। क्या वाकई खतरे की घंटी है ये मंत्रिमंडल विस्तार, जिसने संकेत दे दिए हैं कि जनाधार खत्म हो चला है? उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी का तिलिस्म टूट चुका है और मोदी अब किसी भी हाल में चेक एंड बैलेंस करने से आगे निकलकर अब समीकरण बना रहे हैं। अमित शाह की पैनी नजर है, धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए भेजा गया है। और ये सारी स्थितियों के बीच जो अंतिम सच है वो यही सच है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ही तय करेंगे 2024 में क्या होगा, अगर 2024 का चुनाव मैनेज नहीं हुआ तो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। वही ओबीसी है, वही शेड्यूल कास्ट है, वही ब्राह्मण है। जुलाई के महीने में मोदी कैबिनेट का जिक्र था और सितंबर के महीने में योगी कैबिनेट का जिक्र है। लेकिन इस जिक्र के साथ सिर्फ मंडल का जिक्र है, सामाजिक समीकरण का जिक्र है, जातीय तालमेल बैठाने का जिक्र है। यानी भगवा वस्त्र पहनकर, कमंडल की चोली उठाकर देश के भीतर में हिंदू मुस्लिम करते करते अब जुबान लड़खड़ा गई है, या फिर लोगों का भरोसा इस दौर में इस टकराव से उब चुका है। हो जो भी, लेकिन मंडल की पीठ पर भारत की राजनीति सरपट दौड़ने को तैयार है। और जो उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव हो रहे हैं, वही रास्ता 2024 के लिए बनाएगा। इसलिए योगी का तिलिस्म, जो अभी तक विज्ञापनों के चकाचौंध के जरिए लगातार यह बताता रहा कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया, किस तरीके से कानून व्यवस्था पर नकेल कसी जा चुकी है, किस तरीके से महिला उत्पीड़न रुक चुका है, करप्शन तो है ही नहीं और रोजगार बाखूबी हर जगह मिल रहा है। लेकिन शायद यह पोल पट्टी मंडल पर सवार होकर मंत्रिमंडल विस्तार की जो जमीन तैयार हो गई वह बतला देती है। आज के मंत्रिमंडल विस्तार में 3 ओबीसी से जुड़े हैं, 3 शेड्यूल कास्ट से जुड़े हैं और 1 ब्राह्मण है। जुलाई के महीने में भी याद कर लीजिए, मोदी कैबिनेट के भीतर में उस वक्त ओबीसी से जुड़े हुए 4 सांसद मंत्री बने थे, 2 शेड्यूल कास्ट से जुड़े हुए बने थे और 1 ब्राह्मण था। क्या जातियों के समीकरण के आश्रय वाकई चुनाव जीता जा सकता है, या इस दौर में जब विकास को लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, उसको लेकर जिस जमीन पर, खुरदुरी जमीन पर इस देश में भूखमरी रही, बेरोजगारी रही, महिला उत्पीड़न रहा, लोग हैरान परेशान रहे, पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम हमारा चरमराता हुआ कोविड काल में दिखाई दिया। नदी के किनारे, गंगा किनारे, बालू पर और उस रेत पर जिस तरीके से शव दिखाई दे रहे थे, उसको पूरी दुनिया ने देखा और हैरान रह गई। लेकिन उसी जगह पर जिक्र अब ऐसी ऐसी छोटी जातियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर कर चुनाव जीतने के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, क्या वो सच में बीजेपी के अनुकूल है? या फिर जब मंडल आया था उस वक्त जो मुलायम की राजनीति थी, जो कांशीराम की राजनीति थी, और उसके बाद अब जो दूसरी पीढ़ी आ गई है, मायावती और अखिलेश यादव, और इस पूरी परिस्थिति में क्या उत्तर प्रदेश के भीतर में मंडल की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी को अब यह समझ में आ चुका है कि अगर मंडल की बिसात पर बीजेपी चल रही है तो फिर उसकी जीत नामुमकिन नहीं है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव 400 सीट ले लेंगे कहने से कतरा नहीं रहे हैं और बीजेपी 350 का टारगेट देने से थकती नहीं है। सीट तो 403 है। तो आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो राजनीतिक बिसात उत्तर प्रदेश में बिछ रही है उसमें क्या वाकई अखिलेश यादव का कद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, और जो छोटी छोटी जातियों के समीकरण मंत्रिमंडल में शामिल कर कर बीजेपी बना रही है वह उसके वाकई अनुकूल हो जाएगी, या फिर ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाने वाली बीजेपी ने मंडल की परिस्थितियों को अपनाते हुए अब पूरे तरीके से खुद को ओबीसी में ढाल लिया है माइनस यादव, पूरे तरीके से शेड्यूल कास्ट में ढाल लिया है माइनस जाटव। लेकिन क्या यह वाकई सब कुछ नोटिफिकेशन जारी होने के 4.5 महीने पहले की कवायद कोई रंग दिखा पाएगी, या एक ऐसा दांव है जिसमें जब शह की स्थिति आ गई है और मात से बचने के बीच का जो वक्त है उसे टालने की कोशिश है, उसे बिताने की चाहत है?
कई सवाल इसके भीतर छुपे हुए हैं। हर कोई जानता है 2022 में अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत जाती है तो ताज योगी के सर पर पहनाया जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली से बैठकर जिस सोशल इंजीनियरिंग को उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनके अनुकूल परिस्थितियां 2024 में जीत जाएं, यह उनकी मजबूरी है, वह योगी को जिता दे। लेकिन योगी को ना तो मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह रहे और हटाने के पक्ष में वह खुलकर रहे, लेकिन योगी अड़ गए। यानी जिस दौर में समूचा गुजरात का मंत्रिमंडल बदल दिया गया, जिस दौर में पंजाब में मुख्यमंत्री बदलकर दलित मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने भारत की राजनीति में, उस सामाजिक समीकरण और मंडल की राजनीति में दलित को सबसे सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्या उसकी बेचैनी है? गुजरात और पंजाब ही क्यों, उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदल दिया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि जिसके पास सत्ता होती है, अगर वो मंत्रिमंडल चुनाव से ऐन पहले बदल दे तो वो राहत की सांस ले सकता है या फिर जीत सकता है? इन दोनों सवालों के बीच चलने से पहले कुछ सवाल और भी हैं, क्योंकि आज जिन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उसमें कैबिनेट स्तर का रैंक जिन्हें दिया गया है वो जितिन प्रसाद है, शाहजहांपुर से आते हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं। कांग्रेस के भीतर उनकी पहचान कभी भी ब्राह्मण नेता के तौर पर नहीं हुई। चाहे उत्तर प्रदेश की सियासत का जिक्र हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बना दिया गया हो, उस वक्त भी जिक्र किसी ने ब्राह्मण नेता के तौर पर कभी नहीं की। शायद राजनीति ने उनकी जाति बीजेपी में शामिल होते ही सबको बतला दी और दिखला दी। तो जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री और उसके अलावे जो 6 मंत्री हैं उसमें संजय गौड़ जो हैं यह अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सोनभद्र से आते हैं। बहुत डिजाइन से इस पूरे मंत्रिमंडल को इस तरीके से बिछाया गया है कि छोटी छोटी जातियां, अलग अलग जिले और इसके जरिए संवाद बड़ा हो जाए, बीजेपी ये चाहती है। तो संजय गौड़ जो कि अनुसूचित जनजाति के हैं, ये सोनभद्र के ओबरा विधानसभा से आते हैं। छत्रपाल गंगवार ये कुर्मी समाज से आते हैं, बरेली से आए हैं, वहां के एमएलए हैं। धर्मवीर प्रजापति यह ओबीसी हैं, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये आगरा जो कुम्हार जाति होती है वहां से ये आते हैं। और पलटू राम जो दलित हैं यह गोंडा से आते हैं, बलरामपुर से ये जीत कर आए हुए हैं, वहां की सदर सीट से। संगीता बिंद ये निषाद जाति से आती है। निषाद जाति आपके जहन में तुरंत संजय निषाद का नाम आना चाहिए। वह डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, तभी वो बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनको समझाया गया पहले आपको हम एमएलसी बनाते हैं। तो उनको इस बार एमएलसी बनाया जा रहा है और उन्हीं की जाति से जुड़ी हुई संगीता बिंद को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और दिनेश खटिक जो कि एक लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां पर किसानों की बहुतायत है और वहां पर आरएलडी अपने तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जा चुकी है। तो ये कितनी सेंध ये सारे लोग अपने अपने वोट बैंक में लगा पाएंगे, यह एक सवाल है। और इन सवालों के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस दौर में बीएसपी कमजोर होते होते इतनी कमजोर हो चली और बीएसपी से निकले हुए विधायकों ने रास्ता जो अधिकतर ने पकड़ा वो समाजवादी पार्टी का ही पकड़ा। जरा कल्पना कीजिए कि 18 विधायक होते थे बीएसपी के पास 2017 में और 2021 में 12 विधायक उसका साथ छोड़ चुके हैं। वो एक लंबी फहरिस्त है और यह भी समझिए हर किसी ने रास्ता समाजवादी का पकड़ा है। तो इसका मतलब है कि अगर जातीय आधार पर उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में होने हैं तो फिर बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। हां, अगर इसके पीछे गवर्नेंस होती, इसके पीछे बाहुबल, धन बल, मशीनरी का इस्तेमाल होगा तो बीजेपी जीत रही है। लेकिन जैसे ही सिर्फ जातियों के समीकरण की परिस्थितियों को समझेंगे तो फिर बीजेपी के लिए एक मुश्किल सबब है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी से निकले हुए भी विधायक आ रहे हैं। और कोई भी अगर आज की तारीख में पूछे कि बीएसपी के पास कौन है तो आप सिर्फ 2 ही नेता का नाम ले पाएंगे, एक दलित मायावती हैं और दूसरे ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तीसरे का नाम आप लेने में हकलाने लगेंगे। लेकिन इसका एक अपना वोट बैंक है जो कांशीराम ने अपने संघर्ष के जरिए एक राजनीतिक जागृति पैदा की थी। अलग अलग समाज में बिखरी हुई जातियों के बीच वह एकजुटता के साथ खड़ी और उसमें खास तौर से जाटव वोट बैंक एकजुट है। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल होता है कि जिन छोटी छोटी जातियों को समेटकर बीजेपी अपने साथ ले पा रही है, क्या वाकई वह
इस दौर में जो तिलिस्म गायब हुआ योगी का, यानी गवर्नेंस फेल, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, महंत की जांच भी अपने पुलिस से नहीं करा के सीबीआई को सोचने की परिस्थिति में खुद मुख्यमंत्री 24 घंटे के भीतर आ गए। इसका मतलब है कि अपनी जांच प्रक्रिया को लेकर उनके भीतर बेचैनी हो या ना हो, लेकिन किसी भी तरीके का इस दौर में कोई दाग धब्बा वह अपने वस्त्र पर लेना नहीं चाहते हैं, जो संयोग से सफेद नहीं भगवा है। और भगवे की परिस्थिति के साथ कमंडल की राजनीति जुड़ी है और आरएसएस की विचारधारा इस दौर में गायब हो गई है। आरएसएस ना तो रेफरी है ना विचारधारा के साथ खड़ा है। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं, वो गुजरात के रूपाणी नहीं है, वह ना तो रावत है उत्तराखंड के, तो इन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ चैलेंज है नरेंद्र मोदी के लिए। और आरएसएस एक बड़े कैनवास में 2024 भी देखना चाहता है, जो उत्तर प्रदेश से अगर रास्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी है कि अगर दिल्ली की सत्ता 2024 में बरकरार रखनी है तो उत्तर प्रदेश जीतना है और उसके बाद गुजरात जीतना है। तो गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी अड़ गए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि आरएसएस पीछे खड़ी थी। और आरएसएस के पीछे खड़े होने का मतलब है कि आरएसएस के भीतर अभी भी इस बात की महक और खुशबू है कि वह एक वक्त आरक्षण का विरोध किया करती थी। वह ब्राह्मण और बनियों की पार्टी थी, इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस दौर में जो खुली बाजार आ गया, खुल के बाजार की अर्थव्यवस्था ने इस देश में व्यापारियों के सामने संकट शुरू कर दिया, जो कुछ नहीं कह पाए। इस दौर में ई कॉमर्स आ गया, इस दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, इस दौर में वह जीएसटी आ गई और व्यापारी धीरे धीरे